नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की। दोस्तों, अगर आप एसएससी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि इसके बिना अब सिलेक्शन हमारा नामुमकिन है। तो बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि पहला एग्जाम हमारा एसएससी सीजीएल टियर 2 का है, जिसमें हमारा कंप्यूटर आ रहा है और वो हमारा 60 नंबर का वेटेज रखता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन आपके लिए चलाई जा रही है। और जैसे कि आपको बता दूं, ये सेशन रोजाना चलता है आपको 11:30 बजे, और यहां पे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ मॉडल पेपर, बेहतरीन क्वेश्चन, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ कंसर्न टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं अभी वाले सेशन में। तो बच्चों, अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और इन सब्जेक्ट को लेकर अच्छा मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको यह सेशन जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए, एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक नए जज्बे के साथ हम लोग इस क्लास की शुरुआत करेंगे, क्योंकि यही क्लास है जो हमें वहां पे एक अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करवाता है, वो सीजीएल की बात करें और आने वाले सीएचएसएल एग्जाम की भी बात करते हैं। तो चलिए सेशन को यहां पे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो तैयार हो जाइए, सारे बच्चे लाइव आ जाइए, और अपना, अगर जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं उनको निमंत्रण भेज दो कि आके हम यहाँ पे लाइव कनेक्ट हो जाए, क्योंकि सर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। 11:30 बज चुके हैं और आपके लिए यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज की क्लास लेके मैं आ चुका हूं। तो चलिए बात करते हैं सेशन यहाँ पे। ये रहा आपके सामने पहला सवाल दोस्तों, जो बहुत इजी कह सकते हैं या फिर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस कह सकते हैं। क्या सवाल पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? इनमें से कौन सा है जो एक सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक सर्च इंजन नहीं है बच्चों? सिंपल सा लॉजिक है। सर्च इंजन है क्या? जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं गूगल का, गूगल हमारा सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल सबको मालूम है। तो इसी तरह इनमें से कौन सा है जो एक हमारा सर्च इंजन की कैटेगरी में नहीं आएगा? सारे बच्चे लाइव आ जाइए और इन सवालों का जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइए। सबको हेलो, सबको बहुत बहुत नमस्कार, सबको बहुत बहुत मॉर्निंग। तो इस बच्चे यहां पे आंसर आ चुका है। सबसे पहले मधु दास का अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो बिल्कुल मैकिंटॉश है जो हमारा सर्च इंजन नहीं है। ये हमारा क्या है? तो एक हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बच्चों, यहां पे याद क्या रखना है कि सर्च इंजन के कुछ एग्जांपल, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, आस्क हो गया, याहू हो गया, एमएसएन हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब हमारा सर्च इंजन है। ये सब हमारा सर्च इंजन है। इसी तरह आपको यह भी याद रखना होगा कि ब्राउजर कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों, ब्राउजर जैसे आपको मालूम है कि सफारी हमारा ब्राउजर है जो आईफोन वगैरह में देखने को मिलता है। आपके मोबाइल में क्रोम मिल जाता है, ठीक है, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल जाता है, ये भी हमारा ब्राउजर है, ठीक है। एक याद रखिएगा, आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि विंडोज 10 में कौन सा ब्राउजर है? तो विंडोज 10 में हमारा एज नाम का ब्राउजर होता है, एज नाम का ब्राउजर होता है, जो एग्जाम में पूछा भी आता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, आपका ओपेरा भी एक ब्राउजर होता है, आपने यूज भी किया होगा। यूसी ब्राउजर जो अब बंद हो गया, पहले चाइनीज था ये, इसलिए ये बंद हो गया। तो यूसी ब्राउजर में ओपेरा, विंडोज 10 में एज, सफारी, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर। और बिंग, आस्क, याहू, गूगल, ये सब क्या है? सर्च इंजन। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये सर्च इंजन और ब्राउजर में फर्क क्या है? तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि ब्राउजर हमारा कोई सॉफ्टवेयर होता है, ब्राउजर हमारा सॉफ्टवेयर होता है, और सर्च इंजन कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। वो हमारा एक वेबसाइट, उसको हम लोग कह सकते हैं, या सर्चिंग पोर्टल कह सकते हैं, दैट इज द राइट। लेकिन ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप होता है या एग्जाम्पल होता है। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, आपको चीजें यहां पे आप कैरी आउट करते होंगे। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? यहां पे मैकिंटॉश हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा ये सब हमारा एक सर्च इंजन है, ये सब हमारा ब्राउजर है। तो ये क्लासिफिकेशन भाई आपको याद रखना होगा। ये क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। काइंडली इतना दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं, अगला पॉइंट क्या है बच्चों? अगर यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे अगला पॉइंट क्या है? सॉरी, ब्राउजर में ऑपरेटिंग सिस्टम, और जैसे आपका एंड्रॉयड भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में मोबाइल के बारे में बता देता हूं पहले। एंड्रॉयड है जो आपके मोबाइल में है, एंड्रॉयड भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका iOS भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने विंडोज को भी देखा होगा, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने सुना होगा कि इससे पहले सेम्बियन आता था, सेम्बियन भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में इस्तेमाल होता था। इसके अलावा चलिए, इसके अलावा आपने और सुना होगा वेब ओएस, मी ओएस, ये सब क्या है? ये सब वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में इस्तेमाल किया। टाइजन, ठीक है, टाइजन ये भी है।
ये सब हमारा क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ब्राउजर और ये सर्च इंजन, ये सबका क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। अगर आपको ये सब मालूम है तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आंसर यहां पे आपको करने में दिक्कतें आ जाती है बच्चों। तो काइंडली याद रखिएगा कि ये सब है क्या, तो ये सब हमारा ब्राउजर है। काइंडली ये क्या है, तो दिस ऑल आर द ब्राउजर। ठीक है, चलिए ब्राउजर, सर्च इंजन और ब्राउजर हो गया, सर्च इंजन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा क्लासिफिकेशन हो गया। लिख लेना जितना भी नाम मैंने यहां पे आपको अभी बताया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है, आईसी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ी से सवाल है। अब सवाल आएगा सर ये कंप्यूटर का पीढ़ी भी कुछ होता है क्या, आपके दिमाग में आएगा सर कंप्यूटर का पीढ़ी भी कुछ होता है क्या। हाँ बच्चों, कंप्यूटर की भी पीढ़ी होती है। जैसे आपकी पीढ़ी है ना, अभी आपका दौर है, इससे पहले आपके पापा का दौर था, उससे पहले दादाजी का दौर था, उसके बाद आपके बच्चों का दौर होगा। उसी तरह कंप्यूटर का भी दौर था। दौर कहने का मतलब है एक समय, एक ड्यूरेशन, एक कह सकते हैं टेन्योर, जहां पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग कहते हैं ये 90s का दौर था, जिस समय DD1 चलता था। 90s का दौर था जब DD1 चलता था। फिर 2000 का दौर आया जब CD का दौर आया, और अभी 2021-22 चल रहा है। तो अभी क्या है भाई, तो अभी क्लाउड पे, अभी वेब सीरीज का दौर चल रहा है, यानी अभी OTT प्लेटफॉर्म का दौर चल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी का दौर था। तो उसी तरह कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है कि कंप्यूटर का जब दौर चलता है तो अभी खासकर कौन सा दौर चल रहा है और किस दौर में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ही प्रश्नों के बारे में यहां पे पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करें कि जनरेशन यानी कि कंप्यूटर के पीढ़ी। तो टोटल कंप्यूटर का जो जनरेशन हम लोग बात करते हैं वो 5 जनरेशन में बांटा गया है। 5th जनरेशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने मोबाइल सिग्नल में भी देखा होगा, मोबाइल सिग्नल में भी देखा होगा कि आपको मिलता क्या है। तो मोबाइल सिग्नल में भी आपने देखा होगा दोस्तों कि टेक्निकली आपको 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, अभी 5G दौर आ गया है। तो 5G पे तो ये भी क्या है, जनरेशन ऑफ सेलुलर सिग्नल है। ठीक है, और हर जनरेशन की स्पीड अलग है, हर जनरेशन में हमें फीचर्स अलग अलग मिलते हैं, यही इसकी खासियत है। तो उसी तरह कंप्यूटर का जो 5वां पीढ़ी तक चला तो उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसी से सवाल यहाँ पे पूछा गया है। सारे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इस सवाल का आंसर तो मिल ही जाएगा। ऑलमोस्ट बच्चे ने बता ही दिया कि सर ये आईसी जो है वो बेसिकली 3rd जनरेशन में इस्तेमाल में होता था। लेकिन सिर्फ ये प्रश्न लाने का मेरा मकसद है कि सिर्फ आपको 3rd के बारे में नहीं मालूम होना चाहिए, हर जनरेशन के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। इसीलिए ये क्वेश्चन मैं लेके यहां पे आया हूं। आपको ये मैं अवगत करा दूं कि फिर सिर्फ यहां मैं एमसीक्यूज नहीं करवाता हूं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या सवाल बन सकता है वो सारी चीजें जो आज सेशन में जिक्र करते हैं। तो काइंडली इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। कंप्यूटर का 1 स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं दोस्तों। जब फर्स्ट जनरेशन का दौर था यानी फर्स्ट पीढ़ी था, लगभग ये ठीक है 40s का दौर था। कहीं 44 से 56, कहीं 42 से 56 लिखा होता है। तो वो 40 से 50 का जब दौर था, जो पहला कमर्शियल कंप्यूटर दुनिया में आ गया था, तो यहां पे प्रोसेसर के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था बच्चों। क्या इस्तेमाल, एक सेकंड मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं यहां पे। चलिए तो थोड़ा सा यहां पे मैं और इसको डिटेल में बताता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर की पीढ़ी 5 पीढ़ी में बांटी गई थी। एक फर्स्ट, तो फर्स्ट पीढ़ी यानी कि जब 40 से 50 का दौर था, यानी 44 से 56 भी कहीं आप लोग पढ़ते हैं, तो यानी 40 से 50 याद रखिएगा, 40वीं सदी जो था। तो उस समय सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर मार्केट में आ गया, और उस समय जो प्रोसेसर इस्तेमाल होता था वो हमारा होता था वैक्यूम ट्यूब होता था। क्या होता था वैसे तो वैक्यूम ट्यूब है, जो एज अ प्रोसेसर हम लोग इस्तेमाल करते थे। जो अभी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं ना, उस समय वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था। ठीक है, उस समय जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होता था वो मेरा मशीन लैंग्वेज था। मशीन लैंग्वेज था जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज था जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ एक सेकंड, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। अभी जो कीबोर्ड होता है उस समय पंच कार्ड का उपयोग होता था। क्या होता था, पंच कार्ड का उपयोग होता था। साथ ही साथ हम लोग स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल करते थे। मैग्नेटिक ड्रम, जो अभी हार्ड डिस्क है, उस समय मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। और आपने सुना होगा ENIAC वगैरह जो कंप्यूटर था, ENIAC, UNIVAC, जिसके बारे में हम लोग ये बोलते हैं कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये सब जो था इसी दौर में आया था। और ये सब कंप्यूटर डेवलप करने वाली कंपनी का नाम था IBM। आपको ये जानकारी बहुत खुशी लगेगी
कि आईबीएम विश्व का सबसे पुराना कंप्यूटर कंपनी है। अगर कंप्यूटर बनाने में सबसे पुरानी कंपनी कौन है तो आईबीएम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और वही ये सारे कंप्यूटर के डेवलप किया था। यानी मार्केट में पहला कमर्शियल कंप्यूटर लाने वाला कंपनी तो कौन था, तो आईबीएम ही था। तो वो जो कंप्यूटर बनाया था, वो कंप्यूटर को चलाने के लिए 4-5 आदमी 10 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। वहां पे प्रोसेसर हुआ करता था, वैक्यूम ट्यूब, यानी एक बड़े से कमरे में उसको सेटअप किया जाता था। एक आदमी रैम उठा रहा है, एक आदमी हार्ड डिस्क लगा रहा है, दूसरा आदमी सीपीयू को कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसे करके 10-20 आदमी को कनेक्ट करके एक कैलकुलेशन का काम किया जाता था। आज वही कंप्यूटर आपके नाखून पे आ चुका है। तो यह है क्रांति टेक्नोलॉजी की। आज यही कंप्यूटर के माध्यम से आप हमें सामने देख के पढ़ पा रहे हैं। तो यही वो शुरुआत हुआ था यहां से 40वीं सदी में। आज 2023 चल रहा है और यहां पे चीजें बढ़ चुकी है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट जनरेशन में क्या इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब, मशीन लैंग्वेज, पंच कार्ड, मैग्नेटिक ड्रम, और ये कंप्यूटर का एग्जांपल था। ठीक है, फिर दूसरा जनरेशन आया, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आई, यानी कि 56 से 64 का दौर आया। 56 से 64 का दौर आया और उस दौर में प्रोसेसर के जगह जो पहले वैक्यूम ट्यूब था, अब होने लगा ट्रांजिस्टर का उपयोग, यानी कि ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। पहले कंप्यूटर जो एक कमरे में सेटअप होता था, अब क्या होने लगा, तो समझिए एक टेबल पर कंप्यूटर आ गया, एक टेबल पर कंप्यूटर आ गया, समझिएगा। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। बैच के बारे में अभी पहले पढ़ाने दीजिए, उसके बाद बैच के बारे में बताते हैं। जब बैच के बारे में बताएंगे तो बैच के बारे में डिस्कस कीजिएगा, अभी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था इसमें, याद रखिएगा। और यहां पे लैंग्वेज क्या था, तो असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का उपयोग हो गया था। तो ये दौर था। और यहां पे भी मैग्नेटिक ड्रम का ही उपयोग था, मैग्नेटिक ड्रम का। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम था। और मैग्नेटिक कोर भी एक डिवाइस था जो रैम के रूप में इस्तेमाल में किया जाता था। ठीक है, मैग्नेटिक कोर था जो जैसा अभी हम लोग रैम करते हैं उसमें मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाता था। तो बच्चों सेकंड जनरेशन का जब दौर आया, यानी कि जब दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया, कंप्यूटर एक टेबल में आ चुका था। और टेबल में कह सकते हैं तो उसमें प्रोसेसर क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर बन गया था। लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा और ये सब हमारा स्टोरेज डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, ये भी चला 10 साल तक, 10 साल तक चला। उसके बाद आया तीसरी पीढ़ी, और तीसरी पीढ़ी में जो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, वहां पे वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, वहां पे ट्रांजिस्टर होता, अब वो आईसी हो गया, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। और इंटीग्रेटेड सर्किट को ही कहा जाने लगा एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी तीसरी पीढ़ी का दौर आया और कंप्यूटर में इस्तेमाल होने लगा आईसी। और यही वो दौर था जहां पे आपका हार्ड डिस्क वगैरह का जन्म हो चुका था। अभी जो हार्ड डिस्क वगैरह इस्तेमाल आप लोग करते हैं वो इसी दौर में जन्म हो चुका था। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहां पे मेरा हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे आपने सुना था फॉर्ट्रैन वगैरह के बारे में, जो दुनिया का सबसे पहला हाई लेवल लैंग्वेज है फॉर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल हो चुका था थर्ड जनरेशन में। ठीक है, यानी तीसरी पीढ़ी जब आया उस समय हमें फील होने लगा, हम लोग आईसी का इस्तेमाल करने लगे, हार्ड डिस्क वगैरह आ चुका था। यहां पे हमारा वो कैसेट वाला है ना, मैग्नेटिक टेप, उसका भी उपयोग हो चुका था। और फॉर्ट्रैन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज कहां से शुरुआत हुआ था, तो वो मेरा थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्ट्रैन हो गया, कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, ये सब आपने सुना है, ये सब इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, ये सब हमारा थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल होने लगा। अब दौर बढ़ा चौथा जनरेशन, जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं। अभी हम लोग चौथा जनरेशन और पांचवा जनरेशन दोनों में जी रहे हैं। तो चौथा जनरेशन आया दोस्तों, और यहां पे हम लोग उस उपयोग करने लगे माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर जो आपके कंप्यूटर में लगा है, जिसको आप लोग सीपीयू कहते हैं, ठीक है, वो हमारा जनरली माइक्रो प्रोसेसर लगा है। और इसे हम लोग VLSI भी कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर अभी आपके कंप्यूटर में जो है वो हार्ड डिस्क की बात करते हैं, तो हार्ड डिस्क भी अभी आप लोग देख पा रहे हैं। आपके कंप्यूटर में रैम का भी इस्तेमाल हो रहा है एज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो ये फोर्थ जनरेशन है जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास जो भी कंप्यूटर है वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अब बात आया कि सर तो पांचवी पीढ़ी कैसे आ गया। तो बच्चों पांचवी पीढ़ी में क्या होने लगा कि यहां पे जैसे ULSI बोले VLSI, यहां पे VLSI का इस्तेमाल होने लगा, जिसको हम लोग एक और नाम कहेंगे ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये है। अभी आपने रोबोट भी देखा होगा, रोबोट भी सबने सुना होगा, बहुत सारी रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी आ गई, हर फील्ड में आ गया है। मेडिकल की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, हर क्षेत्र में रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गया है। तो ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो बना है वो मुख्यतः बना है पांचवी पीढ़ी का देन है।
तो यहां पे कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये पांचवी पीढ़ी का, चौथी और पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है जो मुख्यतः आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। तो ये है पीढ़ी, पीढ़ी समझ में आ गया। वो 40 के दौर से कंप्यूटर शुरू हुआ और अभी 2022-23 चल रहा है और अभी तक कंप्यूटर में ये परिवर्तन हो चुका। पहले कंप्यूटर कहाँ, एक बड़े कमरे से स्टार्ट हुआ और आज आपके हथेली में कंप्यूटर आ चुका है। तो यही दौर है कंप्यूटर की पीढ़ी का। तो आपको किस पीढ़ी में क्या इस्तेमाल होता था ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है, कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि पंच कार्ड किस जनरेशन में इस्तेमाल होता था, आपको ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में इस्तेमाल होता था, मशीन लैंग्वेज किस जनरेशन में इस्तेमाल होता था, VLSI किस जनरेशन में इस्तेमाल होता था, ULSI किस जनरेशन में इस्तेमाल होता था। ये सारी जानकारी है जो आपको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके। चलिए, यहां तक अगर क्लियर हो गया, एक बार बच्चे बता दें यस सर यहां तक समझ में आ गया है, तो मामला हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सारी एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने पूरी पीढ़ी पढ़ा दी। आप लोग सब इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा अब यहां पे भी मुझे चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ ए नेशनल डिफेंस। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसका उपयोग किया जाता है किस में, तो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर। एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि हमारे जो प्लेन ऊपर हवाई जहाज जो चलती है तो उसका भी तो अपना ट्रैफिक है, वो भी तो अपने ट्रैफिक सिस्टम से काम करता है, नहीं तो एरोप्लेन में क्रैश ना हो जाए। तो वो भी एक ट्रैफिक है, उसको भी पता है किस रूट में जाना है, किधर मुड़ना है, ये सब उसको पहले से गाइड किया जाता है, उसको बताया जाता है कि भाई आप इस रूट में ना जाओ, इस रूट में जाओ। तो वही एयर ट्रैफिक। आप देखते हो कि हर एयरपोर्ट में एक बहुत सारा ऐसा टावर का बना होता है जो ऊपर में बैठा रहता है। वो सब एक मूवी आई थी अभी, रनवे 34 या ऐसा कर कुछ नाम था, उस मूवी में देखना, इसके बारे में बहुत अच्छा से दिखाया गया है। तो दोस्तों वो हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। या फिर रडार, रडार आप लोग समझते हैं, वही सोनार और रडार की हम लोग बात करते हैं तो रडार भी वही है। तो ऐसे इस्तेमाल पूछा गया है कि रडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे सिस्टम वो किस कैटेगरी में आता है, तो बच्चों हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में। किस में आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कैटेगरी में। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो बेसिक समझिएगा कि जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस हैं वो काम करने का तरीका मात्र 3 तरीके से होता है। या तो वो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, या तो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, डिजिटल, या तो दोनों पे काम करता है। तो जो कंप्यूटर दोनों सिग्नल पे काम करता है, यानी एनालॉग और प्लस डिजिटल, उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब सबका एग्जांपल समझिए क्या होगा। सो एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों आपके गाड़ी में, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मैं आप थोड़ा सा बोर्ड देखते रहिएगा, मैं आपको समझा देता हूं। टेक्निकली एनालॉग कंप्यूटर क्या है, आपके गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, आपके गाड़ी में जो पहले स्पीडोमीटर लगा होता था वो मेरा क्या है, वो मेरा एनालॉग है। ठीक है, अभी भी अगर बात करते हैं जो कह सकते हैं ना भूकंप मापने वाली जो मशीन है वो भी एनालॉग पे ही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो क्या है, तो बेसिकली आपका जो कंप्यूटर है बेटो बच्चा, तो वो याद रखिएगा, चलिए हाँ, तो आते हैं पुनः। तो एनालॉग जैसे मैंने बताया जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करे, जैसे कि जो टेम्परेचर पे काम करता है, जो प्रेशर पे काम करता है, वैसे डिवाइस को कहते हैं एनालॉग डिवाइस। जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करे उसे कहते हैं एनालॉग डिवाइस। जैसे कि हमारा थर्मामीटर, जो हमारा ये कहते हैं उसको ना, जो हमारा टेम्परेचर मापता है वो हमारा हो गया एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, वो जो लैपटॉप आपके पास है, यानी कि वो कंप्यूटर जो इस तरह के सिग्नल पे काम करे, यानी 1010 डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करे, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, ये सब हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, वही जैसे मैंने बताया कि अगर भूकंप मापना है या फिर किसी भी तरह का टेम्परेचर की जहां रहता है या प्रेशर मापा जाता है, वहां पे जो कंप्यूटिंग डिवाइस लगा होता है वो मेरा एनालॉग लगा होता है।
तो एनालॉग समझ में आ गया और डिजिटल समझ में आ गया। अब बात आएगा सर हाइब्रिड क्या है। कुछ ऐसा कंप्यूटर है जो दोनों सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि ये रडार और सोनार। सोनार भी आपको पता है कि जब मरीन वाले चलते हैं तो सोनार का इस्तेमाल करते हैं, और जो एयरफोर्स वाले चलते हैं वो रडार का इस्तेमाल करते हैं। रडार का ही उपयोग करके वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, डिस्टेंस। उसी तरह सोनार वाले हैं जो मरीन वाले होते हैं, वो सोनार का उपयोग करके अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये सोनार रडार जैसे टेक्नोलॉजी जो है, ये कंप्यूटिंग सिस्टम जो है, वो बेसिकली हाइब्रिड सिग्नल पे काम करता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में आपने देखा होगा ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन भी क्या है, तो उसमें पावर दी जाती है डिजिटल फॉर्म में, और साथ ही साथ वो मेरा हार्ट बीट काउंट कर रहा है। तो हार्ट बीट मेरा क्या है, रेगुलर सिग्नल है, तो ये हमारा हो गया एनालॉग, और फिर पावर दिया गया डिजिटल, यानी कि वो भी जो काम करता है वो मेरा हाइब्रिड सिग्नल पे काम करता है। तो बच्चों समझिएगा हाइब्रिड का मतलब क्या है। जो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों तरह के सिग्नल पे काम करे उसे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जो सिर्फ कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करे उसे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जो सिर्फ डिस्क्रीट पे काम करे उसे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बेसिकली वो मेरा हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, अगर किसी तरह की क्वेरीज है तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, वो देखते हैं। इसको छोड़, हाँ ये बताओ, व्हाट डज द टर्म ईपीरॉम का मतलब क्या होता है। ईपीरॉम का मतलब क्या होता है। ठीक है पूजा, मैं अब वैसे हिंदी में मैं क्वेश्चन लाता था, ऐसा नहीं कि हिंदी में क्वेश्चन नहीं लाता था, चूंकि वन लाइनर आज क्वेश्चन लाया। आगे आप एक सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करवा ही देता हूं जो आपने हिंदी में चाह रहे। देखो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हिंदी में भी मैं लेके आया हूं। ठीक है, पहले इसी का जवाब देते हैं फिर वहां पे जाएंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। पढ़िए सवाल को और जवाब दिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये। तो जहां पे क्वेश्चन में अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी वहां पे मैं उसका आपको अंग्रेजी हिंदी, वो चूंकि वन लाइनर क्वेश्चन था इसीलिए मैंने वहां हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया था, लेकिन कोई बात नहीं, कल अगर आपको ऐसी आवश्यकता लग रही है। अच्छा, अब क्या करूं, मतलब यही सही बोला जाता है कि भाई एसएससी का जो बच्चा होता है ना, वो सबसे लेस सिंसियर बच्चा होता है। ठीक है, एक आगे हम पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी की बात कर रहा है, वाह भाई वाह। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बूटिंग। थोड़ा समझते हैं क्या पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, दैट इज द राइट। ठीक है, किस प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की एक प्रति रैम में स्थानांतरित की जाती है, यानी किस प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर होता है। जहां जब भी कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट या स्टोरेज ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है तो इसे जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है। जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है, दैट मींस रैम को जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है। तो याद रखिएगा बूटिंग के दौरान यह काम होता है। टेक्निकली बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर जो हमारा स्टार्ट होता है उसे हम लोग बूटिंग कहते हैं, और बूटिंग के दौरान यही होता है। आप समझिएगा एक नॉर्मल सी बात कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर होता है। फिर आगे बहुत सारा काम होता है, लेकिन ये भी एक काम है, हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा बूटिंग का मतलब होता है स्टार्ट करना, और टेक्निकली ये काम होता है हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर होता है। अगर कभी कभी ये क्वेश्चन भी बनता है इनमें से कौन सा पार्ट कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, ये सवाल बनता है। तो याद रखिएगा अगर कंप्यूटर में हमारा क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे, अगर कंप्यूटर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो कंप्यूटर हमारा बूट नहीं करेगा। सबसे एसेंशियल पार्ट हमारे कंप्यूटर में बूट करने के लिए यानी स्टार्ट करने के लिए क्या है, तो वो हमारा कंप्यूटर वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो याद रखिएगा बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर स्टार्ट करना, और कंप्यूटर वैसे दो तरह से स्टार्ट होता है। आपको मालूम है कि एक फर्स्ट स्टार्ट होता है, दूसरा हमारा री स्टार्ट होता है। एक फर्स्ट स्टार्ट होता है, दूसरा हमारा री स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टार्ट को हम लोग कहते हैं कोल्ड बूट, फर्स्ट स्टार्ट को हम लोग कहते हैं कोल्ड बूट, और री स्टार्ट को कहते हैं हम लोग वार्म बूट। ठीक है, तो ये कोल्ड बूट और वार्म बूट के बारे में चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है पूजा, देखो एक दो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत सिंसियर हैं। अब उनका कहना है कि सर कि हमें इंग्लिश में क्वेश्चन हिंदी में लाके दे, तो कोई बात नहीं, कल से क्वेश्चन हिंदी में आ जाएगा बेटा, आप परेशान मत हो, कल से क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। ठीक है, आज भी मैंने किया हूं। ठीक है, यही वाला पार्ट है जो अगले कुछ कुछ क्वेश्चन, चूंकि वन लाइनर था इसलिए मैंने हिंदी, लेकिन कल से पूरा कमिटमेंट है कि क्वेश्चन आपका हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें, कुछ बच्चों का सवाल था बैचेस के बारे में, तो उन बैचों का जवाब है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, अब थोड़ा आपके लिए कुछ मैं बात कर रहा हूँ। तो वो बच्चे जो अभी एसएससी सीजीएल टीयर 2 का बैच ढूंढ रहे थे, उनका मेरे बारे में बता दूं कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 का कंप्लीट बैच है, वो आपको क्लासेस चल रही है जो 23 से स्टार्ट हो चुकी है। मेरी खुद की क्लास यहाँ पे 12 से 1 चलती है, यहाँ के बाद मैं वहीं जाता हूँ। तो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का बैच है जो ऑलरेडी चल रहा है। तो बच्चे जो सिर्फ टीयर 2 में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे जाइएगा प्ले स्टोर में और टीयर 2 का बैच सेलेक्ट करके इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके Y706 का इस्तेमाल करके बैच में इनरोल ले लीजिएगा। लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ टीयर 2 के नहीं अलावा पूरा एसएससी की तैयारी करते हैं, यानी उसका लक्ष्य है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी, यानी कि 2023, मैं 2023 की बात करूंगा, वो बच्चे जो 2023 के सारे एग्जाम को अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि कैलेंडर भी लॉन्च हो चुका है, तो आपका एक ही सॉल्यूशन है वो एसएससी महापैक। ये आपके लिए सस्ता पड़ता है। सस्ता कहने का मतलब क्या है कि एक छत के नीचे आपको सबकी क्लासेस मिल जाती है, आपको इंडिविजुअल सबके लिए इनरोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जिन बच्चे के पास एसएससी महापैक का इनरोल है, उसे यहां एसएससी सीजीएल टीयर 2 में एनरोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ये वाला बच्चा यहां भी पढ़ेगा। यानी इन बिटवीन अभी जैसे सीएचएसएल का बैच हमारा चल रहा है, सीएचएसएल का बैच आपको पता है कि चल रहा है, 2-2 बैच चल रहा है हमारे यहाँ। तो सीएचएसएल का जितना बैच है वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं यहां पे इसको दिखा देता हूं, क्योंकि बच्चे जो है, हाँ सीएचएसएल में भी कंप्यूटर है बेटा, उसमें भी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इस बैचेस के बारे में दिखा दूं, क्योंकि कुछ बच्चों का कंसर्न आ रहा था कि सर बैचेस कहाँ है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये हमारा वेबसाइट है, आप जा सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है। और इस वेबसाइट में आप चले जाओ यहाँ पे adda247.com में, और ऑल कोर्स में जाके आपको यहाँ एसएससी कैटेगरी में देखना है। और एसएससी कैटेगरी में आप देख सकते हो कितने सारे कोर्सेस हैं। तो आप एसएससी महापैक सीएचएसएल ऐसे तमाम कोर्स, एक सेकंड थोड़ा सा मैं आपको और इसको दिखाई दूं, क्योंकि बच्चों का कंसर्न है, क्योंकि तैयारी में वो पीछे ना रह जाए। चलिए तो बच्चों ये रेलवे का है, ये एसएससी का आप देख सकते हो, एसएससी महापैक, एसएससी सीजीएल, डीआरडीओ, आईएससी, ऐसे तमाम कोर्सेज जो यहां पे रन कर रहा है। लेकिन मेरा जो आपको गाइड करने का जो मकसद था वो क्या था, वो मेरा था एसएससी महापैक। मैं आपको ये बता रहा था कि एसएससी महापैक में अगर आप जाते हो तो आप देख सकते हो कि यहां पर क्या है, 3 तरह का है। एक एसएससी महापैक, एसएससी सीजीएल महापैक, यानी सिर्फ यहां पे सीजीएल के ही क्लासेस मिलेगी। ये सीएचएसएल का महापैक है, सिर्फ सीएचएसएल की ही क्लासेस मिलेगी। महापैक कहने का मतलब है कि सीजीएल की कैटेगरी में जितनी भी वैकेंसी, जितनी भी कोर्सेज मेरे यहां लॉन्च होगी सब आपको दी जाएगी। उसी तरह है यहां पे सीएचएसएल में, अगर एसएससी सीएचएसएल महापैक से आप जुड़ते हो तो सीएचएसएल कैटेगरी में जितनी भी कोर्सेज आएगी, वो 1 कोर्स आए, 4 कोर्स आए, क्रैश कोर्स आए, टेस्ट सीरीज आए, ये सब आपको इस महापैक में मिल जाता है। तो ये महापैक का सिनेरियो ये होता है, ठीक है। लेकिन मेरा आपका कंसर्न ये था कि आप यहां पे एसएससी महापैक में जाइए और इसमें आपको सब सारे कवर हो जाते हैं, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जो बच्चा सीएचएसएल देता है वो बच्चा एमटीएस भी देता है, सीएचएस सीजीएल भी देता है। तो अलग अलग इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं, आप एक प्लेटफॉर्म पे जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा मेरे साइड से यहाँ कंट्रीब्यूशन आपको ये मिल जाता है कि व्यू ऑफर में जाके आप यहाँ पे कर सकते हो। बच्चों थोड़ा सा मैं बता दूं कि व्यू ऑफर में जाके आप कर सकते हो क्या, तो आपको करना कुछ नहीं है, Y706 अगर इस कोड को आप अप्लाई करते हो तो ये पूरा फी देख रहे हो 2900 में आ जा रहा है। यानी कि जो फी लगभग 13,000 का था वो आपका 2900 में आ गया जब वहां पे हम इस कोड को अप्लाई किए। तो दैट मीन्स 1 साल वैलिडिटी भी अब खत्म हो गया। डबल ऑफर जो डबल वैलिडिटी चल रही थी वो खत्म हो चुका है। अब आप इसका एनरोलमेंट करते हैं तो आपको 12 महीने के लिए यानी पूरे 1 साल के लिए एसएससी कैटेगरी में जितने भी क्लासेस होंगे, जितने भी कोर्सेज होंगे, सब आपको रिवील किया जाएगा इस महापैक के अंदर। तो ये मेरा एक आपका कंसर्न है। अगर एसएससी आपके जहन में है कि नहीं सर मुझे 2023 के एसएससी एग्जाम को क्रैक करना है, तो इसके थ्रू आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहां हमारे जितने फैकल्टी मेंबर हैं या जितने भी हमारे यहां पे क्लासेस चल रही है, सारे टीचर से पढ़ने का आपको वहां पे मौका मिलता है जब आप कोर्सेज में एनरोल कर लेते हैं। तो ये था एक कंसर्न जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे यहां पे कनेक्ट होंगे और वो तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम है तैयारी स्टार्ट करना। तो बच्चों जैसे मैंने बताया, आप इसका इस्तेमाल अगर कर लेते हैं तो वो फी उतना रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बार बार कह रहा हूं कि नया वर्ष स्टार्ट हो चुका है, 2023 हमारा स्टार्ट है, और सबसे खुशी की बात है कि साल के स्टार्ट में ही हमें कैलेंडर मिल चुका है। हमें कैलेंडर मिल चुका है, यानी कि पूरा साल एग्जाम होगा बच्चों।
तो बस आप जुड़ जाइए, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। मैं बार बार कहता हूं बच्चों को कि एक दिन में आपका एग्जाम क्रैक नहीं होना, आपको उसके लिए लगना पड़ेगा, लगातार मेहनत आपको करना पड़ेगा। हर दिन लड़ोगे, गिरोगे, झगड़ोगे, सब कुछ करना पड़ता है। अगर सफलता हमें मिलती है तो आसानी से नहीं मिलती, गिरना भी उस प्रोसेस के अंदर ही आता है। सबको लगता है कि नहीं सर हम एक बार देंगे सेमेस्टर एग्जाम जैसा क्लियर हो जाएगा, कि ऐसा नहीं होता है। आप गिरोगे भी, आप फ्रस्ट्रेट भी होगे, आप वहां पे परेशान भी होगे, आप मतलब निराश भी होगे, खुश भी होगे। ये सारा प्रोसेस होता है सिलेक्शन के दौरान। तो ये सारे प्रोसेस से जो बच्चा गुजरता है, सफलता लास्ट में उसी को मिलती है। तो काइंडली आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे ये काम करना है, और उस पर लग जाइए, और तब तक लगे रहिए, तब तक लगे रहिए जब तक वो काम ना हो जाए। क्योंकि बच्चों ये तो सिर्फ एक एग्जाम है। अगर ऐसे एग्जाम को लड़ने की आपको अंदर ताकत आ जाती है, तो आने वाले समय में आपको और इससे अधिक अधिक बैटल लड़ना है। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ स्टूडेंट जीवन है, आगे और भी बहुत कुछ है। तो अगर इस तरह के बैटल लड़ने की आपकी आदत पड़ जाएगी, तो आने वाले बहुत सारे बैटल है जो आसानी से आप अचीव कर लोगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि काइंडली आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये जरूर कीजिए कि स्टार्ट तो जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो आपको खुद समझ में आएगा कि मेरी कमी कहां चल रही है और कहां मुझे सुधार करना है। चलिए बच्चों, तो इसी उम्मीद के साथ सेशन अंत करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 11:30 बजे, और कंप्यूटर के बेहतरीन क्वेश्चन कल हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आएंगे। तो 11:30 बजे घड़ी में नोट कर लो, आइएगा लाइव यहां पे ज्वाइन कीजिएगा, आपको बेहतरीन कंटेंट यहां पे प्रोवाइड करूंगा। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।